तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका प्रहलाद बैच पे। और प्रहलाद बैच में हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स को। और फिजिक्स में हम समझ चुके थे बाबू कि जो चार्ज है, अगर वो चार्ज जो है स्थिर होगा तो क्या बोलेंगे, और जब गतिमान होगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। जैसे हमने पिछले टर्न पे पढ़ा था और पिछले टर्न पे ये लेक्चर देखा है कि जब आवेश जो गतिमान होते हैं वो गतिमान आवेश क्या क्या उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, अगर वो आवेश क्या होगा, अगर रेस्ट पर होगा, वेलोसिटी अगर उसमें कुछ नहीं होगी, अगर वो रेस्ट पर होगा तो वो कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा, अर्थात वहां पर एक ही चीज उत्पन्न होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रही बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन वहीं पर अगर बात की जाए कि अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करते तो आवेश अगर गतिमान हो जाए कांस्टेंट वेलोसिटी से तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज वहां पर साथ में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर वेरिएबल स्पीड से अगर गति करे, वेरिएबल वेलोसिटी से अगर चार्ज जो है गतिमान हो जाए तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इन सब चीजों को हमने पिछले टर्म पे देख लिया था बाबू। आज हम लोग को देखना है जो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जो आवेशन करने की विधियां। अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम कहेंगे किसी भी वस्तु को आवेशित करने की कौन कौन सी विधि हो सकती है। अगर मान लो कि चार्ज जो है, अगर कह दे आपसे कि यहां पर देखो जो आवेश है, वो आवेश को समझने के लिए पहले देखिए यहां पर हम लोग कुछ बातें हैं जो इसको करा जाए, बातें बातें के साथ साथ आगे बढ़ा जाए। ठीक ना, कह रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब कि हम यहां पर लिख रहे हैं बाबू आवेशन की विधि, आवेशन की विधियां, कैसे आवेशित किया जा सकता है। अगर कोई पदार्थ है, अगर वो पदार्थ है और पदार्थ क्या है कि उसमें आवेश जो है कि दोनों इक्वल है। सपोज दैट कि मान लो कि अगर ये एक पदार्थ है, इसमें जितना धन है उतना ही क्या हो जाए, ऋण हो जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अब रही बात कि इस न्यूट्रल जो है, जो अनावेशित या जो बोला जाए कि जिसपे वैसे पदार्थ जिसपे कोई भी आवेश नहीं है, उनको आवेशित करने की कौन सी विधियां हो सकती हैं। तो ये मुख्य 3 विधियां हैं और ये ऐसे हम लिखेंगे कि निम्न विधियां हैं, निम्न विधियां हैं। जैसे हम बात करें निम्न में कौन कौन से हो सकते हैं बाबू, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर निम्न में। तो अगर हम कहें कि निम्न में अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक जो है कि जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, वो मेथड है फ्रिक्शन। क्या है, घर्षण। अगर मान लो कि सपोजिट के अगर हम कहें कि किसी सबस्टेंस पर घर्षित कर दिया जाए, अर्थात घर्षण के वजह से अगर वो पदार्थ आवेशित हो रहा है तो उस विधि को बोलेंगे घर्षण वाली विधि, अर्थात घर्षण की विधि से उस पदार्थ को क्या कर दिया गया, आवेशित कर दिया गया। तो पहला अगर हम जो पार्ट बात करने वाले हैं बाबू, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन, है ना। दूसरा जो है, दूसरा जो बात करेंगे वो है इलेक्ट्रो, या हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। तो हम बोलेंगे यहां पर इलेक्ट्रो स्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जिसको बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण, स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। तो यहां पर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि देखिएगा, यहां पर थोड़ा लाइट पेन का उपयोग कर लिया जाए। यहां पर बोल सकते हैं कि स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा। और तीसरा जो है लास्ट, उसको हम बोल सकते हैं बाबू कंडक्शन, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा। तो मेजरली अगर हम बात करें कि अगर किसी भी जो है पदार्थ को आवेशित करने की कौन सी विधियां अपनाई जा सकती है, तो पहला आप बोलिएगा घर्षण। क्या है, घर्षण। घर्षण का मतलब हो गया कि अगर हम कहें किसी भी सबस्टेंस को घर्षित कर दें तो घर्षण करने के बाद उस पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर वो आवेश उत्पन्न हो गया, उससे विपरीत आवेश का, क्योंकि प्रॉपर्टीज है आवेश का, जो विपरीत आवेश को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
और समान आवेश को क्या कर देगा, रिपेल करेगा। जस्ट लाइक दैट कि अगर हम बात करें कि अगर घर्षण कर रहे हैं तो एक ऊपर धनावेशित हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, ऋणावेशित। जैसे कहें कि कांच की छड़ जो है, कांच की छड़, और इस कांच की छड़ को हम क्या कर रहे हैं कि रेशम की कपड़ा पर रगड़ रहे हैं। तो जो रेशम का कपड़ा होता है बाबू, रेशम का कपड़ा, वो रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। जबकि कांच के छड़ जो है कि न्यूट्रल स्टेट पे थे, अगर उसको रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर ऐसे ही बात करें तो हम ठंडी में पहनते हैं बाबू ऊनी वस्त्र, तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो ऊनी वस्त्र कैसे होता है, धनावेशित। और यहीं पर बात करें कि जो ऊनी वस्त्र के साथ साथ अगर हम कहें कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब कैसे आते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं। इनको रगड़ने में क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित। लेकिन वही बात करें कि सूखे बाल और कंघा, तो जो हमारा जैसे हम कहें कि कंघा जब ऐसे करके बाल से कंघी करते हैं तो चर्राता है, ऐसे लगता है कि जैसे कि खिंचाव हो रहा है। तो जो सूखा बाल है वो सूखा बाल कैसा हो जाएगा, धनावेशित। तो हम लिखेंगे कि जो सूखा बाल है वो कंघा में अगर घर्षण हो रहा है तो कंघा हो जाएगा ऋणावेशित और सूखा बाल क्या हो जाएगा, धनावेशित। जो सूखा बाल धनावेशित हो गया, हम कहें कि बाल में हम कंघा कर रहे हैं तो जो सूखा बाल है धनावेशित हो गया, कंघा कैसा है, ऋणावेशित। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थात बोले कि यहाँ पर आकर्षण का बल लगने लगेगा, जिसकी वजह से ऐसा खींचने पे चर्र की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि बाल उखड़ गए, है ना। अब यहीं पर बात की जाए कि अगर एक और एग्जांपल में ले लें तो हम कह सकते हैं जो बिल्ली का खाल है, यहां पर हम कह दें कि जो बिल्ली का खाल, बिल्ली का खाल, और बिल्ली के खाल पे जो है एबोनाइट की छड़ रगड़ दें तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, जो एबोनाइट की छड़ है वो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। कैसे आती है, ऋणावेशित। एबोनाइट की छड़ कैसे हो जाएगी, ऋणावेशित। और बिल्ली का खाल कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां पर ये चीज देख रहे हैं हम कि एक दूसरे के साथ अगर हम बात करें कि यहां पर कैसे उसमें आवेश आएंगे, घर्षण में कैसे आवेश होंगे उस पर। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा घर्षण के द्वारा हम क्या कर देंगे कि वहां पर आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं। सर ये तो घर्षण के हैं, घर्षण से हमने समझ लिया कि घर्षण द्वारा हमने क्या कर दिया है कि किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित कर लिया। लेकिन बात यह आ रही है स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा कैसे हम करेंगे आवेशित। तो स्थिर विद्युत प्रेरण का मतलब हो गया कि जैसे मान लो कि यहां पर देखिए कि ये एक न्यूट्रल सबस्टेंस है। न्यूट्रल सबस्टेंस का मतलब कि जितना इस पे ऋणात्मक है उतना ही इस पे क्या हो जाएगा, धनात्मक है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेशित करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, प्रेरण का सहयोग लेंगे। मतलब कि यहां पर किसी जो ऐसा सबस्टेंस लेंगे जो अपने आप पर एक समान जैसा एक ही आवेश रखा हो। अर्थात कि मान लो कि सपोज दैट कि ये अगर हम कहें तो इसमें हम कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है ना, और ये क्या है, आवेशित। तो इसके इन्फ्लुएंस में आकर या इसके प्रेरण से इस पदार्थ पर आवेश आ जाना ही कहलाता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब आओ समझते हैं कि अगर हम बात करें कि यहां पर देखो कि यहां पर देखिएगा, समझिएगा कि इसके वजह से ये क्या कर रहा है, ये तो न्यूट्रल हो गया, हम लिख दे रहे हैं यहां पर ये क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, उदासीन है। और यहां पर क्या है, एक आवेश है, एक जो है पार्टिकल, एक पदार्थ है, या हम कहें कि एक जो है आवेशित छड़ लेके रखे हैं जिस पर क्या है कि धन आवेशित है। अच्छा, दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो यहां पर जो पॉजिटिव इस पर उपस्थित है, यहां पर भी पॉजिटिव है और इस पर भी पॉजिटिव है। देखिए यहां पर भी पॉजिटिव है, ये देखो ये पॉजिटिव है और यहां पर भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का रिपेल हो जाएगा। रिपेल का मतलब होगा उसको प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। देखिएगा, समझिएगा यहां पर। अब हम कह रहे हैं यहां पर देखो ये जो न्यूट्रल चार्ज था या बोलेंगे न्यूट्रल पदार्थ था, अब इसमें क्या हो जाएगा, प्रेरण का प्रभाव लगने लगेगा। और जैसे ही प्रेरण का प्रभाव लगेगा हम क्या करेंगे, इसको अर्थिंग करा देंगे। अब अर्थिंग कराएंगे तो जो प्लस चार्ज था वो रिपेल हो रहा है। और रिपेल किसके वजह से हो रहा है, इस छड़ की वजह से। यहां पर प्लस का चार्ज था, अब इस प्लस चार्ज की वजह से इसको क्या कर दिया जाएगा, प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। और प्रतिकर्षित करने का मतलब ये अर्थिंग में, मतलब अर्थ में चला जाएगा
और यहां पर क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित उपस्थित हो जाएंगे। जो ऋण आवेशित पहले थे वो ऋण आवेशित यहां पर जो ऋणावेश क्या हो जाएंगे, उपस्थित रह जाएंगे। अब ये ऋणावेश जो है यहां पर उपस्थित रह गए, तो देखिएगा ये ऋणावेश का उपस्थित रह गए। और तीसरे प्रक्रिया में अगर हम बात करें, इसको लास्ट फिनोमिना में अगर देखें हम, तो हम कह रहे हैं बाबू कि ये क्या हो जाएगा, पूर्ण रूप से जो ये है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कि यहां पर जो पूर्ण रूप से यहां पर ये धनावेश है ना बाबू, ये धनावेश पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, इसका अर्थिंग हो जाएगा। और इस पर क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे। और यहां पर देखो इस पे क्या थे, पॉजिटिव चार्ज। और इस प्रकार ये जो है ये क्या हो गया कि इस पर ऋणावेश आ गए, अर्थात ये कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज। कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज इस पर उपस्थित हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम न्यूट्रल सबस्टेंस लेके चलें और उसको किसी के इन्फ्लुएंस में रखें जो चार्ज है, जैसे हम कहें कि एक बच्चा है जो बहुत डिप्रेस्ड है और उसको एक ऐसे बच्चे के साथ बैठा दिया जाए जो मस्त मोटिवेटेड है अपने करियर से, अपने लाइफ से, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि उसके में भी ट्रांसमिट होने लगेगा। अर्थात कि जो उसके अंदर जो न्यूट्रल है या मतलब असाधारण है, चुपचाप बैठा हुआ है, अब वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे आवेशित हो जाएगा। सिंपल दैट कि वही हम बोल रहे हैं कि विद्युत स्थिर वैद्युत प्रेरण का मतलब हो गया, स्थिर वैद्युत प्रेरण का मतलब हो गया कि स्थिर रहेगा सब कुछ, उसमें कोई परिवर्तित नहीं करना है। और यहां पर प्रेरण की वजह से अनावेशित चालक पर, या बोले कि अनावेशित चालक जो है वो आवेशित हो जाते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में, जो कि क्या है, जो चार्ज जो पार्टिकल है उनके इन्फ्लुएंस में अनावेशित जो पदार्थ है वो आवेशित हो जाते हैं। दैट इज प्रक्रिया इज नोन एज, क्या बोलेंगे, स्थिर वैद्युत प्रेरण। अब देखो चालन का मतलब क्या हो गया, चालन का मतलब ये हो गया कि एक पर मस्त खूब आवेश भरे पड़े हैं और एक जो है पूर्ण रूप से अनावेशित है ना। अब इस अनावेशित को क्या करेंगे, इसको एक तार से जोड़ देंगे। अब सपोज दैट कि देखो ये वाला जो है इसके ऊपर खूब चार्ज भरे हैं, है ना, खूब चार्ज भरे हुए हैं। अब ये चार्ज जो है ये अनावेशित गोला है, ये क्या है, अनावेशित गोला है या अनावेशित चालक है। चालक का मतलब कि कंडक्शन करा सकता है, लेकिन क्या है कि इसमें कोई आवेश नहीं है। तो एक जो चालक था ये आवेशित गोला है, और इस आवेशित गोला को हमने क्या कर दिया कि आवेशित चालक को हमने उससे जोड़ दिया अनावेशित चालक से। और जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहां से चार्ज फ्लो करना चालू कर देगा, अर्थात कि अब चार्ज ऐसे की तरफ ट्रांसमिट होने लगेगा। और चार्ज का नेचर ही हम जानते हैं कि चार्ज कैसा है, ट्रांसफॉर्मेबल है। मतलब ये क्या हो जाता है, स्थानांतरित होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है। आवेश का ये प्रॉपर्टीज है। तो क्या होगा कि जो आवेशित चालक की तरफ से अनावेशित चालक की तरफ जो है आवेश ट्रेवल करने लगेंगे, और इस प्रक्रिया द्वारा जो अनावेशित चालक है कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहां पर सिंपल दैट कि हम कह सकते हैं कि आवेशित करने के लिए तीन प्रक्रिया है, एक घर्षण, दूसरा क्या है स्थिर वैद्युत प्रेरण, और तीसरा क्या है कंडक्शन। इन प्रक्रियाओं द्वारा क्या कर सकते हैं हम, किसी भी अनावेशित को आवेशित कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, एकदम डेफिनेशन क्लियर है और कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, इसको आसानी से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। क्या है, कूलॉम्स लॉ। ठीक है जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक हमारा प्यारा सा है जो है कूलॉम्स लॉ। देखो ये कूलॉम का नियम कहते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे क्या बोलेंगे, कूलॉम का नियम। अब कूलॉम का नियम है जो क्या कहता है समझिएगा। कूलॉम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, मतलब ये स्थिर वैद्युत की हम पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश। तो हम कह रहे हैं कि एक स्थिर हेद हो गया, एक स्थिर हेद हो गया, दो को स्थिर बिंदु आवेश है ना, और दोनों स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है, जबकि इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो कूलॉम साहब है वो बहुत अच्छी चीजें कहे और थोड़ी सी बातों में ही पूरी बातों को समझा दिए, परंतु समझिएगा हम कहें दो स्थिर बिंदु आवेश। अब यहां पर देखिएगा ये जो स्थिर बिंदु आवेश है इनका नाम हम रख दे रहे हैं Q1 और इसका नाम रख दे रहे हैं बाबू Q2। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, इनको एक लाइन ज्वाइनिंग से जोड़ दे रहा है। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब इनको एक दूसरे से जोड़ दिया जा रहा है एक लाइन से, ठीक है।
और इनके बीच की जो दूरी है इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे? आर से। अब देखिएगा, अब कह रहा है कि यहां पर ये लाइन देखिए, कितना डेफिनेशन कितना क्रिस्टल क्लियर कहा गया है कि बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब कि जो यहां पर बल जो है, अगर मान लो कि ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो क्या होता है? यहां पर रिपल्सन होता है, क्योंकि समान चार्ज हो जाएंगे, और एक पॉजिटिव है नेगेटिव होता तो क्या हो जाएगा? यहां पर अट्रैक्शन। तो दोनों बलों की बात कर रहे हैं, और दोनों बलों की बात अगर यहां पर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहां पर जो बल होगा वो बल दोनों आवेशों के गुणनफल क्या होगा? समानुपाती होगा। तो Q1 गुणे Q2। ये बात तो पहली डेफिनेशन। दूसरा वो बोल रहा है कि जो बल है, ये बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब चूंकि हम इसको एक और एक दो समीकरण ना बोल के हम कह रहे हैं कि इन दोनों को एक साथ व्यवस्थित कर दिया जाए, तो जैसे ही व्यवस्थित करेंगे हम तो यहां पर बन जाएगा F इज इक्वल टू, या बोले F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², है ना। ये हमारा एक जो है प्यारा सा फॉर्मूला बन के आता है। लेकिन ये फॉर्मूला भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाना है। तो हम बोलेंगे कि F, ये प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो बराबर लगाएंगे, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के लिखते हैं K, और हो जाएगा Q1 Q2/r²। क्या क्लियरली दिख रहा है आपको? F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r²। अब ये चीज तो हमको दिख रहा है, परंतु यहां पर समझिएगा जो क्या है, जो K है, वो K को क्या बोलेंगे? समानुपाती नियतांक। क्या होता है वो? समानुपाती नियतांक। तो हम लिख दे रहे हैं K बराबर फलाना धिमाका नहीं लिखेंगे, समानुपाती नियतांक, है ना जी। तो बेसिकली एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे आसानी से, ठीक ना। और जो है कि कोई लोड नहीं लेना है, ठीक ना। लोड लेने का मतलब ये होता है कि परेशानी, और परेशानी जो है हम चाहते नहीं है कि आप लें, और परेशानी जब आप लेंगे तो मुश्किल होगा, ठीक है। अब ये जो K है, K की कुछ बातों पर निर्भरता होती है, तो हम कहेंगे K जो है, K की निर्भरता कुछ बातों पे है। अब निर्भरता किन किन बातों पर है तो समझिएगा। जब हम बात करते हैं निर्भरता की तो यहां पर दो बातें मुख्य निकल के आती है। निर्भरता की मतलब हो गया कि पहला हो गया जो है कि माध्यम की प्रकृति, और दूसरा क्या हो गया? मापन की पद्धति। समझिएगा, तो हम कहेंगे समानुपाती नियतांक, ऐसे लिखेंगे समानुपाती नियतांक, ठीक है ना। समानुपाती नियतांक माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। माध्यम की प्रकृति एवं मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। अभी इस बात को, इस जो लाइन को हमने लिखा है ना, इस लाइन को अच्छे से समझेंगे। परंतु एक चीज यहां पर और क्वेश्चंस बन के आ जाती है कि सर इस K का मान क्या होगा, कैसे हम K को समझेंगे। तो K बराबर होता है 1/4πε0, 1/4πε0। अब इसको जब देखेंगे, अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1/4πε0 का मान टोटली निकल के आता है 9 गुणे 10⁹। अब यहां पर ये तो मान निकल के आ गया, लेकिन इसका मात्रक, सर मात्रक कितना होगा तो लिखते हैं मात्रक, K का मात्रक कितना होता है? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, ये जो है एसआई पद्धति के, ये क्या है? जो मात्रक है वो किसके अनुरूप है? एसआई पद्धति के अनुरूप। किसके अनुरूप है बाबू? एसआई पद्धति के अनुरूप। अब यहां पर एसआई पद्धति के अनुरूप हमने क्या निकाल दिया? मात्रक निकाल दिया। लेकिन यहां पर बोला क्या है कि इसकी निर्भरता दो पर है। एक है पद्धति पे इनकी निर्भरता है, और दूसरी बात है मापन की पद्धति पे इनकी निर्भरता है K का मान का, और दूसरी बात जो है बाबू माध्यम की जो है प्रकृति पे। अगर मान लो
कि माध्यम अगर हम कहते हैं कि यहां पर हम कहते हैं कि माध्यम जो हमने निर्वात ले लिया, क्या ले लिया? निर्वात। जब माध्यम क्या ले लेंगे? निर्वात। तो निर्वात का जब माध्यम होगा तो यहां पर कंडीशन जो होगा वो अलग हो जाएगा। अब कहीं इसको लेकर डुबो देंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा कि माध्यम अलग हो जाएगा। अब निर्वात के लिए जो बात कर रहे हैं, ये ऊपर का निर्वात के लिए ही बात कर रहे हैं। जैसे हम बात करें कि K इज इक्वल टू, जो K डिपेंड है, ये पूरी कहानी है 1/4πε0 की। अब जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यही माध्यम की वैद्युतशीलता हो जाती तो K बदल जाता। बात समझ में आ रही है? खैर, ये तो हम पूरा K का बात कर रही है। सर इसमें एप्सिलॉन नॉट अभी आप बोले हैं वो क्या है? तो बेटा जो एप्सिलॉन नॉट है, यहां पर हम लिख रहे हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब देखिएगा, निर्वात की जो विद्युतशीलता बात करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8.85 गुणे 10 की पावर -12। सर ये तो मान हो गया, इसका मात्रक भी निकाल के दीजिए। बिल्कुल लीजिए बाबू, मात्रक। मात्रक क्या कहेंगे? इसका मात्रक कितना हो जाएगा? मात्रक बोलेंगे बाबू कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को बोलेंगे फैराड। क्या बोलते हैं? फैराड अपान मीटर, दूसरा मात्रक, याद रखिएगा। अब रही बात कि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा कितनी होती है, तो बीमा भी निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, समानुपाती नियतांक की बीमा नहीं लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर इसका बीमा लिखेंगे। बीमा कितना हो जाएगा? अब बीमा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला उपयोग कर लिया जाए तो फॉर्मूला है F = 1/4πε0, है ना? Q1 Q2/r²। ये किसका सूत्र है? कूलाम का सूत्र है। अब इसमें चाह रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना। अब एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे तो उसके लिए हमको कुछ चाहिए कि सूत्र द्वारा हमको निकालना पड़े। अब एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो हम कहेंगे बाबू ये हो जाएगा, आपको देखिए यहां पर, तो ये हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दीजिए, 1/4π यही रहने दीजिए, और ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2/F × r², है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अनुरूप 1/4π, आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि 1/4π का कोई बीमा नहीं लिखा जाता। अब Q का क्या हो जाएगा? 80। तो यहां पर क्या लिखेंगे बाबू? ये पूरा पूरा हम लिख दें कि 80 का स्क्वायर, है ना? Q1 Q2 समान है तो 80 का स्क्वायर। और F के लिए क्या हो जाएगा? mLT की पावर -2, mLT की पावर -2। और R के लिए क्या हो जाएगा? L² है जाए, L²। अब पूरा इसको सॉल्व कर लीजिए। पूरा जब सॉल्व करेंगे तो ये बीमा निकल के आता है m -1 L -3 T4A2। हम इसको याद कराते हैं बाबू क्लास में, ऑफलाइन बैचेस में। 13 42, 13 माइनस में 42 पॉजिटिव में, याद रखिएगा। मालता, क्या बोलेंगे? मालता। अब इस प्रकार जो है निर्वात की वैद्युतशीलता निकल के आ गई। सर अभी हमको एक चीज नहीं समझ में आया, जो K जो है माध्यम पर कैसे निर्भर करेगा, और माध्यम पर यदि निर्भर करता है तो क्या उसकी बात होगी। तो देखो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर K जो है माध्यम पर निर्भर करता है तो निर्वात में एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे। अगर दोनों आवेशों के बीच हम लिख रहे हैं, कुछ पॉइंट लिख रहे हैं, यहां पर कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं, यहां पर हम कुछ पॉइंट लिख रहे हैं कि दोनों आवेशों के मध्य ठीक है, या दोनों आवेशों को माध्यम में रखें तो ऐसे लिखते हैं, दोनों आवेशों को माध्यम में रखे तो, दोनों आवेशों को यदि माध्यम में रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा। तो यहां पर हम कहानी पलट जाएगी। अब
अब कहानी कैसी पलटेगी देखिएगा। अब देखिएगा, अब देखो जहां हम बात कर रहे थे कि इन दोनों आवेशों को, ये Q1 Q2 इनको निर्वात में रखा गया है, तो ये अब ये R हो गया, ये Q1 और ये Q2। अब इसके बीच में क्या हो गया, माध्यम भर दिया गया। तो जैसे ही माध्यम भर देंगे, जो इनका कांस्टेंट वैल्यू है, जो समानुपाती नियतांक है, वो इस पर निर्भर करता है। K इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट था, अब क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया, ये माध्यम की वैद्युतशीलता। हम क्या लिख देंगे इसको, एप्सिलॉन क्या लिख देंगे, माध्यम की विद्युतशीलता, है ना। अब यहां पर जो होगा, अब इसको यहां पर जो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा उसको लिखेंगे Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा बेटा, क्या होगा यहां पर, एप्सिलॉन होगा, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन होगा, 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखिएगा प्यार से कितना मजा आ रहा है एक एक चीज को समझने में, है ना। ये बन गया। ये कब होगा, जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए। जब दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख देते हैं तो उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कूलॉम के नियम के अनुसार Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेटा कुछ बातें यहां पर है जो कि हम देखेंगे। अब देखो यहां पर ये कुछ बातें हमने लिखा है जो कि आपको ये डेरिवेशन तो करा दिए, लेकिन कुछ बातें जो है नोट पॉइंट में देखनी है। बातें ये हैं कि हमने कहा कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर यहां पर कोई बल कार्य कर रहा है तो ये F1 हो जाएगा और इस पर क्या कार्य करेगा, F2। तो अगर हम बात करें ये दोनों क्या हो जाएंगे, इस दिशा के जो इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग दिशा है, या बोले कि जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके क्या होंगे, उस दिशा के अनुदिश बल कार्य करेगा। तो लिखा गया है कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो कूलॉम का नियम है इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं बाबू, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। जो कूलॉम का नियम है इसे क्या बोलेंगे, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। अब इस प्रकार हमने क्या किया, पूरा पूरा कूलॉम के नियम को एक्सप्लेन कर दिया। अब कूलॉम के नियम को एक्सप्लेन करने के बाद आता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं बाबू, परावैद्युतांक। अब इस परावैद्युतांक को लिखते हैं बाबू एप्सिलॉन R से। किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन R से परावैद्युतांक को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परावैद्युतांक का जो डेफिनेशन होता है उसको हम लिख रहे हैं, लिखना निर्वात। क्या बोलेंगे बाबू, निर्वात में लगने वाला बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक एप्सिलॉन R कहते हैं। याद रखिएगा क्या बोला है हमने बोला है कि निर्वात में लगने वाला बल अपान माध्यम में लगने वाला बल इज इक्वल टू एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन R का मतलब हो गया परावैद्युतांक। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन R इज इक्वल टू F एयर अपान F मीडियम। अब F एयर जो निकाले थे बाबू वो निकल के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और F मीडियम जो निकल के आया था वो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, है ना। आवेश तो समान था भाई, बस लगने वाला बल भिन्न हो गया क्योंकि मीडियम आ गया।
तो एक जगह निर्वात की वैद्युतशीलता बात कर रहे थे, अब दूसरी जगह क्या बात करेंगे, माध्यम की वैद्युतशीलता। अब देखो Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, यहां पर कट जाएगा 1/4 पाई 1/4 पाई, और ये जो एप्सिलॉन जो है माध्यम की वैद्युतशीलता ये कूद के ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। अर्थात हम कह सकते हैं बाबू कि यहां पर ये जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस प्रकार बन रहा है कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे इसको फॉर्मूले में बोल सकते हो आप, एक और फॉर्मूला इसका बोल सकते हो कि आप बोल सकते हो बाबू, एक और फॉर्मूला यहां से बोल सकते हो कि माध्यम की वैद्युतशीलता अपान निर्वात की वैद्युतशीलता इज इक्वल टू परावैद्युतांक कहलाता है। सिंपल सा। अब यहां से हम कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो यहां पर माध्यम की जो वैद्युतशीलता है वो कितनी हो जाएगी, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। बस हो गया। अब देखो कुछ बातें लिखी गई है, उन बातों को समझेंगे, डेफिनेशन समझ ली, कैसे इसको कैलकुलेट किया गया ये भी समझ ली, फॉर्मूला भी समझ ली। अब समझते हैं, कह रहा है कि इस प्रकार किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेश के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उस राशि को हम उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये तो एक खतरनाक डेफिनेशन है, समझिएगा। हमने क्या बोला कि यहां पर समझिएगा, यहां पर कि निर्वात की तुलना में जितना गुना बल कम प्राप्त होता है उस राशि को ही माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम में जब जाएंगे तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बोला है कि निर्वात की तुलना में कि जितना गुना कम प्राप्त होगा बल, उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल जितना गुना कम प्राप्त होगा उस पदार्थ का उसका डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि मेरे इस दोनों चश्मे की तरफ ऐसे लगा दें हम, इधर एक आवेश है, इधर ये माध्यम हो गया, ठीक ना। अब इस माध्यम में इधर से और इधर अगर ये दोनों आवेश है एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं, अब बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। बीच में अगर हम कहें कि दो जो है, छोड़ो मजाक नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं, सुन लो। दो युगल हैं, प्रेमी और प्रेमिका, उनके बीच में जब तीसरा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, तो माध्यम है ना तीसरा, आ गया। अब वो क्या कर रहा है कि उनके बीच में अब कम लगा रहा है, बल को कम कर दे रहा है। जो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा थे अब वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। एज कंपेयर जब माध्यम नहीं था तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा थे, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो ज्यादा था। जैसे ही माध्यम भर दिए आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना गुना आकर्षण बल कम होगा उस पदार्थ की उतनी परावैद्युतांक कहलाएगी। बस वही कहा गया है। इसी को बोलते हैं बाबू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टेंस कैपेसिटी या इंडक्टिव कैपेसिटी। बस आ हिंदी में देख लीजिएगा, आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं इसी को विशिष्ट परावैद्युता बोलते हैं। तो जहां जैसा बोला जाए वहां उसका उपयोग करके मार दीजिएगा, कहानी खत्म। ठीक है जी। अब रही बात, ये टाउन एरिया का जो है कि छिड़काव का है, जो धुआं का उसका आवाज है, खैर कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि कुछ पदार्थ, जैसे मान लो कि हम कहें कि कुछ पदार्थ हैं, हम उन पदार्थ का नाम लेंगे और उन पदार्थ को हम कहेंगे कि उनका परावैद्युतांक कितना होगा। कुछ पदार्थ हैं जिनका हम स्पेशली हम कह रहे हैं कि चाह रहे हैं कि आप सीख जाओ, समझ जाओ कि उनका परावैद्युतांक कितना होगा। जैसे हम कहें कि अगर निर्वात की बात की जाए बाबू, निर्वात की बात की जाए तो निर्वात में जो परावैद्युतांक होते हैं, परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है? वही धातु की बात करें कि धातु की बात कर ली जाए तो धातु का होता है इनफाइनाइट। क्या होता है? इनफाइनाइट। कुचालक की बात कर ली जाए, जो चालक नहीं है, क्या है? कुचालक है, वो 1 से क्या होता है? अधिक होता है, 1 से अधिक होता है। अब शुद्ध पानी की बात कर ली जाए कि जो शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी है, शुद्ध पानी का परावैद्युतांक कितना होगा? 80 होता है।
और कांच जो है, कांच, कांच का परावर्तन कितना होता है? 5 से 10। क्या होता है? 5 से 10। अब एक और चीज सुन लो कि जो परावैद्युतांक है, ये परावैद्युतांक जो है ये एक विमाहीन राशि है। हम एक लाइन लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट करके, यहां पर देखना नोट पॉइंट पे जो है कि परावैद्युतांक विमाहीन राशि है और ये मात्रकहीन भी राशि है। मात्रकहीन राशि। हमें लगता है कि आज जो हमने पढ़ाया आपको वो क्लियरली चिपक गया है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट में करिएगा कि सर जो पढ़ाया आपने वो क्लियरली स्पष्ट हो गया। उतना डन है आज का। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।